आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको हर दिन आगाह करते रहे हैं कि कोरोना अभी जिंदगी से खत्म नहीं हुआ है। नए नए वेरिएंट्स के साथ वो आपके सामने आ रहा है। एहतियात की बेहद ज़रूरत है, लेकिन आज वही हुआ। इतनी हमने आपको एहतियात के तौर पर आगाह करते गए, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं हर रियासत में। आपको बता दें कि महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 277 अफराद फौत हुए। आपको बता दें महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सामने आ रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और पुलिस मुलाजिमीन मुतासिर हो रहे हैं, जबकि सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपको और हमको कितनी एहतियात की जरूरत है, अब इस पर गौर करने की जरूरत है। तो आज हमारे साथ हैं एक मारूफ डॉक्टर भी हमारे साथ होंगे, सैयद जावेद, जो कि चीफ कंसल्टेंट डायबियोलॉजिस्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे आज नुमाइंदे होंगे, सर्वेश तिवारी जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, और सुशील पांडे हैं जो दिल्ली से हमारे साथ, और सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे जयपुर से। ये तीन नुमाइंदे आपको तीनों स्टेट की मौजूदा जो जानकारी है वो किस तरह के हालात बने हुए हैं। मैं सीधे रुख करूंगा महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा सुर्खियों में रहा है। तो ऐसे में सर्वेश, महाराष्ट्र की हम बात करें, मुंबई में ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। आज की सूरत हाल क्या है, क्या स्थिति है महाराष्ट्र की? सर्वेश। रिपोर्ट तो है वो 6 बजे के बाद ही आएगी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की जी। लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर बातें बन रही थी कि ये एक बड़ा खतरा बन सकता है, उस तरह की खतरे वाली बात एक्सपर्ट की टीम, टास्क फोर्स की टीम और स्वास्थ्य विभाग से जितने जुड़े बड़े अधिकारी हैं वो नहीं मान रहे हैं। हालांकि लोग ग्रसित जरूर हो रहे हैं, कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। 33,000 के ऊपर कल मामले आए, महज मुंबई में 13,000 के ऊपर कोरोना के मामले आए। पूरे महाराष्ट्र में अगर ओमिक्रॉन केसेस बात करें तो 1247 केसेस हैं, महज मुंबई में 606 केसेस हैं। तो लेकिन सब राहत वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो एक्सपर्ट की टीम है ये मान रही है कि ये इतना बड़ा, जितना सेकेंड वेव खतरा था, ये इतना बड़ा ओमिक्रॉन खतरा नहीं बन सकता है। इससे जल्द निजात पाया जा सकता है। जाने वाली इसमें बात नहीं है। डेल्टा के मुकाबले ये काफी कम आंकी जा रही है। हालांकि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाई जा रही है, उसके मुकाबले केसेस ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, साथ ही जितने भी नगर पालिका है मुंबई सहित महाराष्ट्र में, वो काफी अलर्ट है। प्रिकॉशन के तौर पे कल से बूस्टर डोज देने की भी शुरुआत हो गई है। फ्रंट लाइन वर्कर के साथ 60 साल के ऊपर जितने सीनियर सिटीजन है उनको भी दिया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि जो आंकड़े आने वाले दिनों में बढ़ने की जो संभावना है, जो फरवरी और मार्च के एंडिंग महीने में एक जो पीक होने की बात संभावना जताई जा रही है, उस खतरे को रोकने की ये पूरी कवायद है और कोशिश की जा रही है कि उसको रोका जा सके। जी, अब आइए रुक करते हैं सुशील पांडे का। दिल्ली में हमारे साथ सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, दिल्ली, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसके बाद दिल्ली जो है दूसरी लहर के वक्त काफी मुतासर रहा, और दिल्ली में यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स भी मुतासर हो रहे हैं। तो कैसी जो है माहौल है, कितनी चिंता है, सरकार इसको लेकर क्या जो है पाबंदियां लगा रही है अभी दिल्ली में? आज देखिए जिलानी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर निश्चित रूप से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, जैसा आप बता भी रहे थे, हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन दिल्ली भी इसके पीछे ही रहा। हालांकि दिल्ली में अगर बात करें कोरोना के संक्रमण को लेकर तो सरकार लगातार जो एहतियात है वो बरत रही है। हालांकि डीडीएमए के साथ लगातार बैठक चल रही है, जिसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल भी हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी लगातार चिंता बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है। और इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस है दिल्ली में, उसको लेकर भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो आज फैसला लिया गया है कि जो तमाम प्राइवेट जो दफ्तर हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। केवल जरूरी जो कामगार हैं वही फिलहाल काम पर आएंगे। साथ ही साथ जो सरकारी जो दफ्तर हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। 50% क्षमता के आधार पर वो दफ्तर चलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली के लिए ये भी है कि दिल्ली चूंकि एक सेंटर पॉइंट है और उसके आसपास के जो अगर बात करें एनसीआर का इलाका है, वहां पर स्थिति कुछ और है। अगर दिल्ली किसी भी नियम को एनफोर्स करता है तो नोएडा, गाजियाबाद या और उसके आसपास हरियाणा को जोड़ें
तो वहां वो नियम नहीं है, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद या नोएडा से ट्रेवल करना कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि जो भी नियम राजधानी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं उन नियम के आधार पर एनसीआर में भी इंप्लीमेंट किया जाए, चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार हो। लेकिन दिल्ली के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यहां पर चारों तरफ से लोग आते हैं और इसलिए संक्रमण की स्थिति तेजी से फैल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अभी सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड है, लेकिन चिंता लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय का बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रही है और अब करीब 1600 से 2000 लोग जो हैं जिलानी वो वेंटिलेटर बेड पर हैं, यानी कि दिल्ली की भी चिंता बढ़ी रही है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी बेहद अहम है कि लोग अगर मास्क लगाकर अपने घरों से निकलेंगे तो हो सकता है एहतियात कि बेहद जो जरूरी संक्रमण है सभी सरकारों की तरफ से, खासकर मरकजी सरकार की तरफ से बारहा यह कहा गया कि देखिए एहतियात बेहद जरूरी है इलाज से। इलाज के लिए आप जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन क्या हालात हैं आपने दूसरी लहर में देख लिया। हमारे साथ सौरभ गृष्टी भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। सौरभ, जयपुर में राजस्थान में सरकार ने काफी बड़े फैसले लिए, एक मीटिंग भी हुई तमाम अहलकारों के साथ के हम क्या पाबंदी लगाएं, क्या सख्तियां बरतें। सरकार ने कुछ दिन पहले इस पर बहुत सख्ती से एक मीटिंग ली थी। क्या कुछ सरकार कड़े कदम अब उठाने जा रही है जयपुर में? देखिए, राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत के साथ कोरोना केसेस में वृद्धि हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से क्रिसमस और नए साल पर बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और उस दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालना होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई और उसके बाद से एकाएक पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा समय में रोजाना केसेस जो हैं वो डबल हो रहे हैं। यानी एक दिन 4000 आ रहे हैं तो दूसरे दिन लगभग 8000 केसेस प्रदेश भर में आ रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति जो मैं राजस्थान की है वो 25000 एक्टिव केस राजस्थान में इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि महज 500 मरीज ही अस्पताल में एडमिट हैं, यानी ज्यादातर लोग होम आइसोलेटेड हैं। लेकिन चूंकि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, इस लिहाज से राज्य सरकार ने बहुत कदम जो है वो उठाए हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि 12वीं तक की स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया है। विवाह समारोह में जो है वो एक तरह से 50 लोगों की लिमिट जो है वो लगा दी गई है। साथ ही वैक्सीनेशन पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। कहा गया है कि 31 जनवरी तक अगर वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिनकी पहली और दूसरी डोज बाकी है, उसके बाद जो है वो सख्ती की जाएगी। तो राजस्थान सरकार पूरी तरह से सतर्क है। तमाम तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं और कोशिश ये है कि ये संक्रमण जो है वो ज्यादा और ना फैले। बिल्कुल, सरकारें अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन हम और आप मिलकर क्या तैयारी कर रहे हैं इनफरादी तौर पर। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जवास जो कि जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। चीफ कंसल्टेंट डायबियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे पूरे नुमाइंदों को सुना, रिपोर्टर्स ने जो हमारी रिपोर्ट दी है हर स्टेट से कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं, लेकिन अब आम आदमी को अपने तौर पर, एहतियात के तौर पर क्या कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर का तजुर्बा पूरी दुनिया को हो चुका है, हिंदुस्तान को हो चुका है। डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मैं रिसीव करेगा। आ रही नहीं आवाज लगता है डॉक्टर साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, जरा देख लीजिए। मैं फिर रुक करूंगा सर्वेश का। सर्वेश, जिस तरह से आपने कहा कि मामले बड़े जरूर हैं, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, हर कोई यही कह रहा है कि फिक्र की बात नहीं है, लेकिन मामले बहुत तेजी से दुगने तिगने होते जा रहे हैं और सरकार ने यह कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आपने एहतियात नहीं की तो हमें सख्त और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो पाबंदियां कहां कहां इम्कानात है और बढ़ेंगी, क्योंकि मामलों को रोकना बेहद जरूरी है। जिलानी जी, अभी पूरी तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है। कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह
6 बजे तक लगाई गई जी। है, धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल ही बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो धार्मिक स्थल हैं, साथ ही जो लिकर शॉप हैं वहां पर भी कड़े नियम लागू कर सकते हैं। अभी 20 मिनट बाद महाराष्ट्र के एनसीपी के जो चीफ मुखिया हैं शरद पवार, जो केंद्र में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, वो अभी मीडिया से रूबरू होंगे। क्या कुछ उनका कहना है वो इस चीज पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मामले हैं और 1 लाख के करीब जो मामला है वो महज मुंबई का है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि जिस तरह से सेकेंड लहर में जो भयानक स्थिति थी, ऑक्सीजन वाली बात थी, लोगों को वेंटिलेटर पे देखने वाली बात थी, वो स्थिति अभी तक बिल्कुल नहीं बनी हुई है। डॉक्टर राहत महसूस कर रहे हैं, मरीज भी जो पहले ज्यादा डरे हुए रहते थे, बिल्कुल वो स्थिति नहीं है। लेकिन हालात इस तरह के बन रहे हैं तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि यहां पर तेलंगाना सरकार ने महाराष्ट्र से जो सरहद मिलती है उस सरहद को तेलंगाना सरकार ने बंद कर दिया है। ठीक है, ये पाबंदी स्टेट वाइज अब लगाई जा रही है। तो क्या महाराष्ट्र भी अपनी सरहदों को जहां जहां उसकी रियासतें जुड़ती हैं वो लगा सकती हैं क्या? देखिए, अभी जितने भी चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट की बात हो उस पर अभी तक हालांकि पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते का एक जो कैलकुलेशन सामने आएगा उसके बाद हो सकता है कि सरकार इस मामले को लेकर सेंट्रल से बात करे। वहीं जितने अपने बॉर्डर लाइन है, चाहे वो रेलवे से लोग आते हों, चाहे महाराष्ट्र के अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट से आते हों, उनको हिदायत दी गई कि कम से कम वो 72 घंटे के पहले उनकी एक जो रिपोर्ट है RT-PCR रिपोर्ट, वो कम से कम उनके साथ होनी चाहिए। अगर वो रिपोर्ट उनके पास नहीं है तो जहां पे बॉर्डर पे जो RT-PCR टेस्ट करने के लिए यहाँ के जो नुमाइंदे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम अपॉइंट की गई है, उन्हें वहां से टेस्ट कराना होगा। अगर वो टेस्ट नहीं कराते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी एंट्री नहीं देने की बात कही लगातार अब अगर कोई हर रियासत जो है सरहदों पर सख्ती बरत रही है, तब सोचिए मामला कितना गंभीर है, मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर सैयद जवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। यही जानना चाह रहा था कि रियासत में सरकारें अपने तौर पर कई कदम उठा रही हैं और वैक्सीनेशन का अमल तेजी से चल रहा है। घबराने की बात नहीं है ये कहकर लोगों को ऐसा लगता है कि जब लोग कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, तो लोगों को लगता है कि हम रूटीन वाली लाइफ जी सकते हैं। तो कितना खतरनाक होगा इस तरह से सोचना? अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत ठीक कहे कि ये 3rd वेव है, कोई घबराने की बात नहीं है। When we compare to the Delta variant of the COVID, I mean, should not worry much about it because Omicron एक ऐसा माइल्ड वायरस म्यूटेशन लिया गया है। ये एक कुदरत की चीज है। अल्लाह मियां जो है वो एक निजाम पैदा किए ही। यहाँ तक कि 1819 में जब स्पेनिश यूरोप के अंदर यही इसी तरीके का जो वायरस आया था, जहां पर लाखों लोगों की बर्बादी और मौत देखना पड़ा। इसी तरीके से ये भी एक वायरस है, जब 3rd 4th ऐसे वेव्स के अंदर उसका वेरिएंट बहुत कम हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे रेगुलर हमारे मेथड्स हैं, लाइक मास गैदरिंग को अवॉइड करना, मास्क पहनना, अपने आप से दूसरों से डिस्टेंस रखना, ये तो तमाम जो कोविड 1st and 2nd वेव में थे वही रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्सेप्ट फॉर हियर वेदर एक पर्सन वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है। तो यहाँ पर एक वैक्सीनेशन एक एडिशनल प्रिकॉशन है, जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक वेरी बैड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, एक इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट्स, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो इनके लिए प्रायोरिटी वैक्सीनेशन है। तो और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स वैक्सीनेटेड किए गए हैं। तो रेगुलर प्रिकॉशंस के अलावा जो वैक्सीनेशन दिए गए हैं, इसको जो है बहुत अहमियत देना पड़ेगा। जी सर, जिस तरह से अभी 15 से 18 साल के लोगों को, बच्चों को जो है, नौजवानों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका पहला डोज नहीं हुआ है, तो किसी का दूसरा डोज के लिए वो सोच रहे हैं और उनको लगता है कि जब माइल्ड है, कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो एक डोज हमने ले लिया है तो अब दूसरे डोज की क्या जरूरत है। ये थिंकिंग अब लोगों में आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे लोग मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे जिनको लगता है कि दूसरे डोज की जरूरत नहीं है? जी
नहीं जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम बात आप डिस्कस करें। एक तो जो है पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप के अंदर जो है हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर चुके हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। कंपेयर टू दी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में जो है बच्चों को वैक्सीनेट नहीं दिया जा रहा था, ये थर्ड वेव में बच्चों को भी वैक्सीनेट करे हैं। और जो लोग फर्स्ट लेकर काफी है समझ रहे हैं, इनको जो है हम पब्लिक एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू सोशल मीडिया, और आपके चैनल से भी जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सेकेंड डोज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर सेकेंड डोज इवन द बूस्टर डोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द थर्ड वेव। सो अब जो है लिहाजा सेकेंड वेव वाले कभी ये नहीं समझना कि हम सेकेंड डोज नहीं लेंगे कर। और यहां पर बेंगलुरु में एक अहम किरदार लेकर निकले हुए हैं, जहां तक के जहां पर जामिया मस्जिद बेंगलुरु में भी जो है अनखरीब में जो है गवर्नमेंट के कंडक्शन एंड गवर्नमेंट के जो है स्कीम्स हैं, और इसके अंदर अवेयरनेस लेकर आने के लिए हर मस्जिदों में भी जो है इसको ये कर रहे हैं। इसको आम करना है, मार्केट लेवल में आम करना है, सोशल मीडिया में आम करना है। दोज हु हैव मिस्ड सेकेंड डोज must and should take second dose, and those who have completed first and second dose उनके लिए बूस्टर डोज के लिए भी तैयार होना चाहिए। और बच्चों के लिए बड़ों की एक उनकी जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट करें अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्कीम्स के मुताबिक। बिल्कुल। सो अवेयरनेस कैन ओनली ब्रिंग देम। जो मैं एक रिसेंटली एक सोशल मीडिया में एक मौलवी साहब बता रहे थे, ओमिक्रॉन बहुत चालाक हो गया है, रातों को निकलता नहीं, रातों को निकलता वो सैटरडे संडे निकलता है, इसलिए लोगों को गवेरा दे रहा है। सामने बाइक चलाते रहे तो उनको क्या भी नहीं करता, पीछे के बैठने, इस तरीके के चीजों को अवॉइड करना है। ये सब जो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से हम साइंटिफिक जो है डेटा फीड कर निकला हुआ डेटा जो है लोगों में डालते हैं। हुकूमत इमीडिएटली जो है टोटल लॉकडाउन करने से धीरे धीरे साइंटिफिक एडवाइजर ICMR स्टडी, WHO के स्टडीज के मुताबिक जो है इम्प्लीमेंटेशन करिए, ये सबसे सही तरीका है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, लोगों में अक्सर ये जैसा कि लोग लगातार तीसरी लहर के बाद डॉक्टर्स का कहना है और जानकारों का ये कहना है कि आपने भी कहा कि माइल्ड जरूर है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली या ऐसे लोग जो बीमार हैं, कमजोर हैं, उनको मुतासिर कर सकता है, और जो लोग सेहतमंद हैं वो हल्का बहुत कभी थोड़ा बहुत मुतासिर हो सकते हैं। तो लोग अस्पताल जाने के लिए भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, तो ऐसे लोग उनको घरों में कौन सी ऐसी दवाएं इब्तिदाई तौर पर फर्स्ट एड के तौर पर रखनी चाहिए, क्या एडवाइस आप करेंगे? जी जी हाँ, बिल्कुल सही कहे आप, लेकिन मैं ये आगाह करा दूं, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वेव जो डेल्टा था वो जो है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। ये ओमिक्रॉन इज जस्ट ए सिंपल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ये वायरस कोई एक लिविंग बॉडी नहीं है, लिविंग सेल नहीं है, एक RNA है। जब तक उन्हें आकर हमारी बॉडी से म्यूकस सेल के एंट्री होता है तब जाकर उन्हें लाइव ऑर्गन होता है। तो दिस इज लोगों को यह बात जान लेना चाहिए कि ओमिक्रॉन इज एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, wherein delta it was a lower respiratory infection where the X-rays, CT scans, ICU intervention, ये सब तमाम चीजों की जरूरत थी। लेकिन ओमिक्रॉन इज एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसके अंदर सिंपल फीवर होंगी, लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स रहते उसी तरीके के सिम्टम्स इसमें रहेंगे। एक्स्ट्रा खराश गले की ये होंगी, जिसके लिए लोग जो है घर के अंदर एज राइटली यू सेड अंडर द प्रिकॉशन पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम एंटीहिस्टामिन्स रखना चाहिए। बेटाडीन गार्गलिंग के लिए एक सोल्यूशन रखना चाहिए। एहतियात घर के अंदर रहते हुए भी एक दूसरों से मास्क और दूसरे प्रिकॉशंस भी कंटिन्यूएशन रखना चाहिए। और ये नहीं कि पैरासिटामोल घर में रख लेकर एक्स्ट्रा भी नहीं खा लेना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है लिवर के ऊपर जो होते हैं, इट इज ए लिवर टॉक्सिसिटी है, GIT ब्लीडिंग हो सकता है। तो अंडर प्रिकॉशन और अपने डॉक्टर्स को ऑनलाइन क्यों ना हो एक राय के साथ टैबलेट्स खाना चाहिए, ताकि जो है वो सेल्फ मेडिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पेशेंटों के आगाह के लिए बस वो होम क्वारंटीन होना चाहिए, दोज हु आर सिम्टोमेटिकली हैं।
और हर सिंपल सिम्टोमेटिक के लिए आईसीएमआर वेरी रिसेंटली जस्ट यस्टरडे रिलीज किया है कि हर पेशेंट जो है जाकर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है जी। सिंपल सिम्टम्स के लिए होम प्रिकॉशन ही काफी है। ठीक, हमारे साथ सुशील पांडे, सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अब बाजारों पर, मार्केट्स पर भी कुछ पाबंदी लगाने की एक बात सामने आ रही है कि अलग अलग, जिस तरह से पहले ऑड इवन टाइप में मार्केट्स को खोला जा रहा था, क्या ऐसी कोई जानकारी या कोई खबर सामने आई है अभी? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह बाजारों में भीड़ जो हो रही है जी। उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, और उस ये कमावेश कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। हालांकि जो साप्ताहिक बाजार हैं जी। उन पर फिलहाल लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जो पटरी पर जो दुकानें लगाई जाती थी उनको लेकर भी कदम उठाए गए हैं। ऑड इवन यानी कि जो बड़े मार्केट्स हैं उनमें ऑड इवन की प्रक्रिया जो है वो लागू की गई है। दुकानों के अंदर ज्यादा भीड़ ना हो, तमाम जो दुकानदार हैं उनके पास ये नियम भी दिया गया है कि बिना मास्क के आप लोग किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन ना करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिलानी, जैसा अभी आप कह भी रहे थे कि लोगों में अभी उतनी जागरूकता नहीं आई है। उनको लग रहा है कि ओमिक्रॉन एक ऐसा संक्रमण है जो हमारे पास आएगा और होकर निकल जाएगा। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चिंता है कि जो इसका संक्रमण का दर है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। कैजुअलिटी भले ही कम हो लेकिन संक्रमण का दर भारत में तेजी से बढ़ रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। रीजन इस मामले में यह है कि जो बूस्टर डोज है उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बच्चों को भी डोज लगाया जा रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन का जो ये संक्रमण है वो बच्चों को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, यानी कि जो बच्चे हैं वो भी अब इस संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। और इसीलिए तमाम जो बच्चे हैं उनको लेकर सरकार अब कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने की बात सभी राज्यों को भी कही है। दिल्ली सरकार ने भी इस दिशा को लेकर तमाम जो स्कूल हैं उनको अपनी एडवाइजरी भेज भी दी है। रीजन ये है कि जब तक लोगों के अंदर कोरोना को लेकर ये बातें दिमाग से नहीं हटेंगी कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक संक्रमण पर लगाम नहीं लगेगी। यही सोच नुकसान पहुंचा रही है लोगों को। बिल्कुल, सौरभ राजस्थान से हमारे साथ हैं। सौरभ, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने कड़े कदम उठाए, मामला उतना गंभीर नहीं है, लेकिन एक खबर यह भी राजस्थान से कि कई लोग अभी भी वैक्सीन के मामले को लेकर उटपटांग बातें करते हैं। कुछ ना कुछ गलत फहमियां हैं वैक्सीन को लेकर, और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार बहुत सख्ती बरत रही है कि वैक्सीन आपको किसी हालत में लेना है, और लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं। तो इसके लिए सरकार क्या जो है कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले ये बता दूं कि राजस्थान में अब तक करीब 8 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो हैं वो लग चुकी हैं। पहली डोज जो है वो 93% लोगों को लग चुकी है और दूसरी डोज 74% लोगों को लग चुकी है। लेकिन दूसरी डोज के करीब 60 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दूसरी डोज जो है वो नहीं लगवाई है। अब राज्य सरकार सख्ती कर रही है, 31 जनवरी तक का समय दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वैक्सीनेशन कराएं। जहां तक लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी जो भ्रांतियों की बात सामने आ रही है, वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। उनको वैक्सीनेशन के नाम पर एक तरह से लोगों ने भरमाया गया है। व्हाट्सएप पे जो गलत इन्फॉर्मेशन चलती है उसके जरिए भी संभवतः कुछ कमियां जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेट हो जाएं, अन्यथा सरकार जो है वो सख्ती करेगी और 31 जनवरी के बाद कई तरह के सख्तियां जो है वो सरकार कर सकती है। मसलन सरकारी ऑफिस में उनकी आना जाने पर, आवाजाही पर रोक लगा दी जाए, प्राइवेट दफ्तरों पर आवाजाही पर रोक लगा दी जाए, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, इन पर रोक जो है वो लगाई जा सकती है। लेकिन वो 31 जनवरी बाद होगा। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लोगों की बात है, बच्चों की, तो करीब 16 लाख से अधिक बच्चों ने वैक्सीनेशन लगा चुका है। जहां तक 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं उनकी भी करीब 1 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा लोग अब जानते हैं, समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं। चलिए, हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। डॉक्टर साहब से एक आखिरी एडवाइस हम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने दवाएं तो बताती, घर में इलाज का तरीका कैसे है और कैसे करना है। आखिरी सवाल है कि अगर किसी को सिर्फ बुखार है या सिर्फ खांसी है, ठीक है, या गले में सिर्फ खराश है, हल्की सी छोटी, तो लोग घबरा रहे हैं, कह रहे अगर दवा अस्पताल जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या दवाएं डॉक्टर दे देगा, एक उनकी सोच है।
तो ऐसे लोगों को क्या हम घरेलू नुस्खों के लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि आप हाँ हल्का सा ये कर लीजिए, और कितने टाइम तक? हल्के से फीवर के लिए जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वो घर में हर हमेशा एक ऑक्सीमीटर भी रखे, थर्मामीटर रखें, और घर को हर हमेशा हाइजीन मेंटेन करें, डेली स्नान लें, कि अपने प्रिकॉशन कपड़ों को बदला करें। थोड़ी सी खराश के लिए मैं समझता हूं कि थोड़ा बेटाडीन गार्गल करें, गर्म पानी इस्तेमाल करें, और जो है सिंपल पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिन्स लाइक वो सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, लिवो फॉर्म ऑफ सिट्रिजिन, ये काफी है 5 मिलीग्राम एट बेड टाइम गले की खराश के लिए। और बॉडी पेन, और इसके लिए सबसे पहले तो खाली बेड रेस्ट ही काफी है। अगर इफ द टेम्परेचर गोस अप more than 97 degrees or so, then जो है BD twice a day, depending on the body weight, पैरासिटामोल इस्तेमाल करें। अगर if the body weight is below 70, 500 milligram of paracetamol twice a day. If the body weight is above 70, 650 milligram paracetamol twice a day, and once a time at bedtime एक एंटीहिस्टामिन, एक सिट्रिजिन भी इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया रेगुलर प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब, और सर्वेश आपका भी, सुशील, सौरभ, आप तीनों का आपने अपनी अपनी पूरी जानकारी दी अपने स्टेट की। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी एडवाइस की लोगों को, आपकी इस एडवाइस के जरिए कम से कम लोगों की जो घबराहट है वो खत्म हो जाएगी और वो एहतियात के तौर पर ये सारे इक़दाम कर पाएंगे। तो चलती रहेगी जिंदगी में। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।